महाराष्ट्र की राजनीति एक पॉलिटिकल थ्रिलर की तरह है। यहाँ अलायंसेस बनते हैं, टूटते हैं, बिट्रेयल्स होते हैं और आइडियोलॉजीज कोलाइड करती हैं। शिवसेना और एनसीपी इस पूरी कहानी के दो मेन पिलर्स हैं और साथ ही बाल ठाकरे और शरद पवार इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे इन पार्टीज का राइज, अलायंसेस और बिट्रेयल्स और अभी के फ्रैक्चर्ड स्टेट का एक बैकग्राउंड ढूंढेंगे। इस वीडियो से आपको महाराष्ट्र के हर एक पॉलिटिकल नुआंस का आइडिया लग जाएगा। पूरी वीडियो एंड तक देखने से आपको ये समझ आ जाएगा कि महाराष्ट्र की राजनीति इतनी कॉम्प्लेक्स और यूनिक क्यों है। अब उस समय बॉम्बे स्टेट हुआ करता था, जिसमें आज का महाराष्ट्र एक्सक्लूडिंग मराठवाड़ा और विदर्भ के साथ प्रिंसली स्टेट ऑफ बड़ौदा, गुजरात और डेक्कन यानी कर्नाटक के कुछ एरियाज भी इस बड़े से स्टेट का हिस्सा थे। अब 1956 में हैदराबाद का मराठवाड़ा रीजन, मध्य प्रदेश का विदर्भ रीजन और गुजरात का सौराष्ट्र और कच्छ का रीजन भी ऐड कर दिया गया और बॉम्बे स्टेट कहलाया गया महाद्विभाषी राज्य यानी द ग्रेट बाइलिंगुअल स्टेट। और वो दो लैंग्वेजेस थी मराठी और गुजराती। फिर आया संयुक्त महाराष्ट्र समिति का आंदोलन, जिसकी डिमांड थी कि बॉम्बे स्टेट से मराठी स्पीकिंग एरियाज को अलग राज्य बना दिया जाए, लेकिन इस नए स्टेट का कैपिटल हो बॉम्बे। और कई मुश्किलों के बाद 1 मई 1960 को ये गोल पूरा भी हो गया और बना महाराष्ट्र विद बॉम्बे एज इट्स कैपिटल। यशवंतराव बलवंतराव चौहान बने बॉम्बे स्टेट के आखिरी चीफ मिनिस्टर और महाराष्ट्र के पहले चीफ मिनिस्टर। अब भले ही महाराष्ट्र में मराठी स्पीकिंग लोगों की मेजॉरिटी थी, लेकिन कैपिटल बॉम्बे में नॉन मराठी स्पीकिंग लोग लगभग हर एरिया में डोमिनेट करते थे। तब बॉम्बे की सिर्फ 43% पॉपुलेशन ही मराठी स्पीकिंग थी और यहाँ के मराठी मानुस को लगा कि उसे अपने ही शहर में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही। और यहाँ आते हैं हमारी कहानी के पहले मेन कैरेक्टर, हिंदू हृदय सम्राट, शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे। तो 1959 में एक कार्टूनिस्ट बाल ठाकरे जो फ्री प्रेस जर्नल में काम करते थे, उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर्स के साथ डिसएग्रीमेंट की वजह से जॉब छोड़ दी। अब इंसिडेंटली दोनों एमडीज साउथ इंडियन थे। अब बाल ठाकरे ने अपना खुद का मराठी कार्टून वीकली स्टार्ट किया, जिसका नाम रखा मार्मिक, जिसका मराठी में मतलब होता है विटी। ये नाम बाला साहेब के फादर ने सजेस्ट किया था। अब उस समय ज्यादातर रेस्टोरेंट्स, मूवी थिएटर्स और व्हाइट कॉलर जॉब्स साउथ इंडियंस के पास होते थे और मराठी यूथ को लगने लगा कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है, जो बाल ठाकरे ने खुद एक्सपीरियंस किया था। तो ठाकरे ने इस बात को अपनी मैगजीन में उठाना स्टार्ट कर दिया और एक लिस्ट पब्लिश करने लगे जिनमें नॉन महाराष्ट्रियंस के नाम लिखे थे, जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में हाई पोजीशंस होल्ड करते हैं। ये नाम वो टेलीफोन डायरेक्टरी से निकाल रहे थे। इस कॉलम को उन्होंने नाम दिया वचा यानी ठंडा बसा यानी रीड एंड स्टे साइलेंट, जिसको कुछ टाइम बाद उन्होंने चेंज कर दिया और कहा वचा यानी उठा यानी रीड एंड राइज, यानी ये लोगों को साउथ इंडियंस के खिलाफ एक्शन लेने के लिए प्रोवोक कर रहे थे। मार्मिक में उन मराठी वर्कर्स के नाम भी छापे जाने लगे जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। यानी इन शॉर्ट बाल ठाकरे ने मराठी मानुस की नब्ज पकड़ ली थी। और इसी सपोर्ट के दम पर 1966 में बाल ठाकरे ने लॉन्च की अपनी पार्टी, जिसका नाम रखा शिवसेना। और महाराष्ट्र और मुंबई मराठी लोगों का है, इस बात को जोरों शोरों से अभियान की तरह चलाने लगे। बाल ठाकरे ने शिवसेना की पहली मीटिंग दादर के शिवाजी पार्क में रखी, जो काफी बड़ा ग्राउंड है और इसे बिना किसी मूवी स्टार या फिर नामी इंसान के भरना पॉसिबल नहीं माना जाता था। लेकिन बहुत बड़ी क्राउड इस मीटिंग में शामिल हो गई और इसके भाषणों में मराठी अस्मिता को खूब हवा दी गई। और इस मीटिंग से वापस आते वक्त भीड़ ने साउथ इंडियंस की दुकानें तोड़ दी, जिससे शुरुआत हुई शिवसेना की स्ट्रीट पॉलिटिक्स की। अब 1969 में बाल ठाकरे ने एक रैली में अपने शेर वाले मैस्कॉट के सामने दहाड़ते हुए ऐलान कर दिया कि अगर 26 जनवरी तक कर्नाटका के मराठी स्पीकिंग एरियाज महाराष्ट्र में नहीं मिलाए गए, वो दिल्ली का एक भी नेता मुंबई में घुसने नहीं देंगे। और 7 फरवरी को इंडिया के डेप्यूटी पीएम मोरारजी देसाई मुंबई आ गए और हो गया बवाल। मुंबई जंग का मैदान बन गई। शिव सैनिक्स एक रैम्पेज पर चले गए, जो दिख रहा था सब जला दे रहे थे, दुकान, बसेस, पुलिस स्टेशन, सब कुछ। कई शिवसेना लीडर्स और बाल ठाकरे को अरेस्ट कर लिया गया। पूरी मुंबई 10 दिनों तक जली। स्टेट की कांग्रेस सरकार को बाल ठाकरे को रिक्वेस्ट करना पड़ा
कि वो शांति वापस लाएं और ठाकरे ने जेल से ही स्टेटमेंट जारी किया जिसे सरकार ने खुद छाप कर पब्लिश करवाया। अब एक बहुत पॉपुलर थ्योरी है कि शिवसेना को कांग्रेस ने ही बनाया था। ऐसा इसलिए क्योंकि 1960s में कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियंस का मुंबई पर राज था, जिसकी वजह से यहाँ के बिजनेसमैन काफी परेशान रहते थे और कांग्रेस और बिजनेसमैन एक तगड़ा ओपोनेंट कम्युनिस्ट के खिलाफ उतारना चाहते थे। और कोइंसिडेंटली बाल ठाकरे को भी कम्युनिस्ट से सख्त नफरत थी और कम्युनिस्ट ने ठाकरे को उनकी एक इनिशियल रैली में मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो बच गए थे। ठाकरे ने कम्युनिस्ट को इस बात के लिए कभी माफ नहीं किया। परेल से एक बहुत पॉपुलर कम्युनिस्ट लीडर थे कृष्णा देसाई, जो सिटिंग एमएलए थे। उन्हें शिवसेना के एक लीडर ने मार दिया। कांग्रेस की सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और जो 7 सस्पेक्ट्स थे उन्हें खुद राम जेठमलानी ने कोर्ट में डिफेंड किया और बाल ठाकरे का इस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट कभी प्रूव नहीं हो पाया और शिवसेना ने अपनी पहली सीट कृष्णा देसाई की विडो के अगेंस्ट ही जीती और मुंबई में इस पॉइंट से कम्युनिज्म खत्म होने लगा। बाल ठाकरे ने अपनी पकड़ बनाने के लिए बीएमसी इलेक्शंस जोरों शोरों से लड़े और 71 से लेकर 74 तक मुंबई का मेयर एक शिव सैनिक ही बना। अब जहां एक तरफ बाल ठाकरे अपने पैर जमा रहे थे, वही एंट्री होती है हमारी कहानी के दूसरे मेन कैरेक्टर की, जिसे मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स का चाणक्य भी कहा जाता है, शरद चंद्र पवार। तो शरद चंद्र गोविंदराव पवार की पॉलिटिकल शुरुआत स्कूल में ही हो गई थी, जब उन्होंने गोवन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला था। बाद में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और पूना के यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट बन गए, जिसके बाद वो अपनी मेंटोर यशवंतराव चौहान के कांटेक्ट में आए और 1967 में सिर्फ 27 साल की उम्र में शरद पवार को बारामती से कांग्रेस का कैंडिडेट बनाया गया, जहां से वो जीतकर एमएलए बन गए। जब 1969 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कांग्रेस 2 पार्ट्स में बटी, तो पवार ने अपने मेंटोर के साथ इंदिरा की कांग्रेस आर को चुना। यशवंतराव चौहान ने महाराष्ट्र के सीएम को परसुएड करके पवार को स्टेट का होम मिनिस्टर बनवा दिया। यानी स्टेट पॉलिटिक्स में पवार बहुत कम एज में एक बड़ा नाम बन गए थे। अब आता है 1977 का लोकसभा इलेक्शन, यानी इमरजेंसी हटने के बाद का पहला लोकसभा इलेक्शन। वैसे मैंने इमरजेंसी पर एक काफी डिटेल्ड वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हाँ, तो इन इलेक्शंस में इंदिरा गांधी हार गई और जनता पार्टी की सरकार आ गई, जिसकी वजह से कांग्रेस में टेंशन्स फिर बढ़ गई और फिर से कांग्रेस में एक स्प्लिट हुआ। इंदिरा की कांग्रेस बनी कांग्रेस आई और दूसरा वाला फैक्शन बना कांग्रेस यू। अब पवार और उनके मेंटोर ने कांग्रेस यू चूज किया। अगले महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में दोनों कांग्रेस अलग अलग लड़ी, मगर जब सरकार बनाने की बारी आई तो एक हो गए। लेकिन शरद पवार ने 12 एमएलएज निकालकर 5 महीने बाद ही सरकार गिरा दी और 18 जुलाई 1978 को शरद पवार ने जनता पार्टी के सपोर्ट से सरकार बना ली और 38 साल की उम्र में बन गए महाराष्ट्र के यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर। अब 1980 में इंदिरा गांधी फिर से देश की पीएम बन गई। अब पवार ने अपनी बुक में लिखा है कि इंदिरा ने उन्हें कॉल किया और दिल्ली में संजय गांधी के साथ काम करने का ऑफर दिया, जिसे पवार ने मना कर दिया और 48 घंटों के अंदर महाराष्ट्र की सरकार बर्खास्त कर दी गई। जिसके बाद इलेक्शंस हुए जिसमें कांग्रेस आई जीत गई। जिसके बाद पवार ने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा और दिल्ली चले गए। लेकिन 85 में फिर से एमएलए का इलेक्शन लड़ा और लोकसभा से रिजाइन करके स्टेट पॉलिटिक्स में वापस आ गए। तो जब इमरजेंसी लगी तो यह बात फैलने लगी कि हो सकता है आरएसएस और बाकी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस बैन कर दिए जाएं और इस लिस्ट में शिवसेना का भी नाम था। बाल ठाकरे ने इस चीज को अवॉइड करने के लिए इमरजेंसी को अपना फुल सपोर्ट दिया और शिवसेना ने इमरजेंसी हटने के बाद भी कांग्रेस के साथ अपना सपोर्ट बरकरार रखा और 1977 वाले लोकसभा इलेक्शन में शिवसेना ने खुद एक भी सीट पे इलेक्शन नहीं लड़ा और कांग्रेस के लिए प्रचार किया। लोग इस कॉम्बिनेशन से इतने नाराज हो गए कि मुंबई से एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई। बीएमसी में भी शिवसेना की पकड़ ढीली होने लगी। अब इस कहानी के हमारे दोनों मेन कैरेक्टर्स की दुनिया मिलने वाली थी। उस समय बाला साहेब, शरद पवार और जॉर्ज फर्नांडिस की अच्छी दोस्ती थी। वो तीनों मिलके टाइम्स मैगजीन की कंपटीशन में अपनी खुद की एक मैगजीन भी लॉन्च करने वाले थे। और जब 1982 में दत्ता सामंत ने मुंबई में द ग्रेट टेक्सटाइल वर्कर्स स्ट्राइक शुरू की, तो इन तीनों ने मिलकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और शिवाजी पार्क में एक फ्रेंडशिप रैली भी निकाली और बीजेपी को भी अपील किया कि वो उन्हें ज्वाइन कर ले। पवार उस समय कांग्रेस एस में थे,
जो एक अलग फैक्शन था। पवार और ठाकरे की एक बहुत गहरी बॉन्डिंग कही जाती थी। ठाकरे पवार को शरद बाबू बोलते थे और पवार उन्हें बाला साहेब। वो आपस में सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि आर्ट और कल्चर भी डिस्कस करते थे। तो महाराष्ट्र में कम्युनल टेंशन्स बढ़ रहे थे। हिंदू महासभा और विश्व हिंदू परिषद मुंबई में काफी एक्टिव हो गए थे और कुछ कुछ इंस्टेंसेस होने लगे थे। जैसे एक पोस्टर पूरी मुंबई में लगा दिया गया जिसमें एक हिंदू आदमी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ था और एक मुस्लिम आदमी अपनी 4 बीवियों और कई सारे बच्चों के साथ, और उसके नीचे लिखा था हम 2 हमारे 2 और हम 4 हमारे 25। बाला साहेब अपनी रैलीज में कई भड़काऊ भाषण भी दे रहे थे जिसकी वजह से द इनफेमस भिवंडी राइट्स हुए और कई लोग मारे गए। 1984 में इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद शिवसेना ने कांग्रेस के साथ अपने रिश्ते तोड़ लिए और पहली बार बीजेपी के साथ अलायंस कर लिया। लेकिन इंदिरा के प्रति सिंपैथी की वजह से अगले लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस को महाराष्ट्र के 48 सीट्स में से 43 सीट्स मिल गई। लेकिन उसके बाद बीएमसी और अगल बगल के म्युनिसिपल इलेक्शंस में शिवसेना को काफी फायदा हुआ। तो 1987 के टाइम पर पवार वापस से मेन कांग्रेस आई में आ गए और पवार को फिर से महाराष्ट्र का सीएम बना दिया गया। जो अगला इलेक्शन उन्होंने फिर से जीतकर अपनी पोजीशन बरकरार रखी। इन इलेक्शंस में बीजेपी और शिवसेना के अलायंस को 288 में से 94 सीट्स मिले, जिसमें से 52 शिवसेना को और 42 बीजेपी को, जिससे शिवसेना इस अलायंस की बिग ब्रदर हो गई। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद ही शिवसेना में बगावत हो गई। छगन भुजबल जो पार्टी के वन ऑफ द सीनियर मोस्ट लीडर थे, उन्होंने 17 और एमएलएज लेकर कांग्रेस में जाने का फैसला कर लिया और ये नंबर 1/3 था, इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ से भी बच गए। इस इंसिडेंट के बाद ठाकरे और पवार के बीच एक दुश्मनी शुरू हो गई। अब भुजबल की गद्दारी के बाद शिवसेना में 2 नए चेहरे लाए गए, उद्धव और राज ठाकरे। इसी बीच दिल्ली में राजीव गांधी का असैसिनेशन हो गया और शरद पवार को पीएम बनने की दावेदारी पेश करनी थी, क्योंकि पवार का मानना था कि कांग्रेस के मैक्सिमम एमपीज महाराष्ट्र से आते हैं तो उन्हें यह मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव को पीएम बनाया गया और पवार को डिफेंस मिनिस्टर की पोस्ट दी गई। तो लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कई शिवसेना के वर्कर्स पहुंचे। मैंने राम मंदिर आंदोलन पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। बाल ठाकरे उन पहले लीडर्स में से थे जिन्होंने सामने आकर इस इंसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और कहा कि अगर मेरे शिव सैनिक्स ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है तो मुझे उन पर गर्व है। इस इंसिडेंट के बाद कम्युनल टेंशन्स फिर से ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए और शुरू हो गए बॉम्बे राइट्स, जिसमें 900 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसकी वजह से तब के सीएम सुधाकर राव को हटाया गया और फिर से पवार को सीएम बनना पड़ा। ये इनका 4th टर्म था और इनका टर्म शुरू हुआ एक धमाके के साथ। Literally. Metropolis of Bombay has looked on in stunned disbelief. 13 lethal bomb blasts on Friday 12th of March. 1993 में एक ही दिन में 12 सीरियल ब्लास्ट्स हुए जिसमें 257 लोग मारे गए और 1400 लोग घायल हुए। ये अटैक करवाया था इंटरनेशनल डॉन दाऊद इब्राहिम ने। शरद पवार एज चीफ मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड एडमिट किया कि उन्होंने लोगों को गुमराह किया और उस समय गलत न्यूज चलवाई कि 12 की जगह 13 ब्लास्ट हुए और एक ऐसे एरिया का नाम ऐड कर दिया जो मुस्लिम डोमिनेटेड था, ताकि लोगों को लगे कि दोनों कम्युनिटीज का नुकसान हुआ है। उन्होंने इस बात को यह बोल के जस्टिफाई करने की कोशिश की कि वो कम्युनल राइट्स होने से रोकना चाहते थे। ब्लास्ट के बाद पूरा महाराष्ट्र हिल गया और कम्युनल रिफ्ट अपनी पीक पर थे। 1995 के असेंबली इलेक्शंस में बाल ठाकरे ने हिंदुत्व का नारा दिया और बीजेपी के साथ मिलकर 138 सीट्स जीत ली और एक शिव सैनिक मनोहर जोशी को सीएम बनाया गया। और इस दौरान बाल ठाकरे को 2 मेजर पर्सनल लॉसेस का सामना करना पड़ा। 6 सितंबर को मीना ताई जो बाल ठाकरे की वाइफ थी, उनकी डेथ हो गई और कुछ ही महीनों बाद बाल ठाकरे के बड़े बेटे बिंदु माधव की भी डेथ हो गई। अब शरद पवार 4 टाइम सीएम रह चुके थे और अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पर एस्टैब्लिश कर चुके थे, लेकिन उन्हें अपनी पार्टी की नई लीडर सोनिया गांधी से कई इश्यूज थे। जैसे कांग्रेस की रूल बुक के हिसाब से पार्टी का लीडर या तो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, लेकिन ये रूल सोनिया गांधी के लिए चेंज कर दिया गया और शरद पवार को लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया गया। और भी कई इश्यूज हुए जिसकी वजह से शरद पवार और सोनिया गांधी के बीच ईगो टसल होने लगा और 1999 के लोकसभा इलेक्शन के ठीक पहले शरद पवार,
तारिक अनवर और पीए सांगमा ने डिमांड रखी कि कांग्रेस का पीएम कैंडिडेट एक इंडियन बॉर्न होना चाहिए, ना कि इटालियन बॉर्न सोनिया गांधी, जिसकी वजह से तीनों को पार्टी से निकाल दिया गया। जिसके बाद इन तीनों ने मिलकर बनाई नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी। लेकिन ये सब होने के बावजूद इस नई पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली। लेकिन इस बार पवार को सीएम नहीं बनना था, इसीलिए कांग्रेस के विलासराव देशमुख को सीएम बनाया गया और एनसीपी के छगन भुजबल को डेप्यूटी सीएम। ये वही छगन भुजबल हैं जो शिवसेना से निकले थे। उन्होंने ईयर 2000 में कुछ अनप्रेसिडेंटेड कर दिया। बाला साहेब को 1992 राइट्स के कनेक्शन में अरेस्ट करवा दिया, लेकिन कोर्ट ने बाला साहेब को छोड़ दिया। मगर भुजबल ने अपना पॉइंट क्लियर कर लिया था। इस दौरान शरद पवार मनमोहन सिंह की कैबिनेट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर बन गए। जब 2003 में तेलगी स्कैम एक्सपोज हुआ तो छगन भुजबल को रिजाइन करना पड़ गया और सीएम विलासराव देशमुख को भी रिजाइन करना पड़ा। और दूसरी तरफ शिवसेना में उत्तराधिकारी को लेकर झगड़ा शुरू हो गया था। इसके दो मेन दावेदार थे, एक तरफ बाला साहेब के बेटे उद्धव ठाकरे और दूसरी तरफ बाला साहेब के भतीजे राज ठाकरे। राज ठाकरे की लैंग्वेज पर कमांड और पर्सनैलिटी बाला साहेब से काफी मिलती थी, इसलिए सीनियर लीडर्स से उनका नाम ज्यादा उछाला गया। लेकिन फाइनली उद्धव को पार्टी प्रेसिडेंट बना दिया गया और राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ दी और अपनी अलग पार्टी बनाई, एमएनएस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। अब अगले इलेक्शन में फिर से कांग्रेस एनसीपी की सरकार बनी और विलासराव देशमुख फिर से सीएम बने। और 26 दिसंबर 2008 को इंडिया पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला, 26/11 अटैक्स ऑफ मुंबई। सीएम देशमुख और होम मिनिस्टर दोनों को ब्लेटेंट मिसमैनेजमेंट की वजह से रिजाइन करना पड़ा, जिसके बाद सीएम बने अशोक चव्हाण, जो खुद कुछ टाइम बाद आदर्श हाउसिंग स्कैम में फंस गए और रिजाइन करना पड़ा। और फाइनली 2012 में महाराष्ट्र का टाइगर हमेशा के लिए चला गया। शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। आज शिवाजी पार्क में पूरे विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पूरा मुंबई शहर बाला साहेब की लास्ट राइट्स के लिए रोड पर आ गया। 2014 में महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर सरकार बनाई और देवेंद्र फडणवीस इसके सीएम बने और उन्होंने अपना टर्म कंप्लीट किया। फिर आए 2019 के असेंबली इलेक्शंस, जिसमें बीजेपी को आए 105, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44। यानी बीजेपी और शिवसेना की अलायंस को मेजॉरिटी मिल गई। लेकिन इस बार बीजेपी की आधी सीट्स होने के बावजूद शिवसेना को अपना सीएम बनवाना था, जिसकी वजह से बात नहीं बन पा रही थी। अब बात सामने आने लगी कि शरद पवार एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिर आई एक सुबह जिसमें सारा गेम पलट गया। बीजेपी ने महाराष्ट्र के गवर्नर को सुबह 6 बजे उठा दिया और गवर्नर ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम और अजित पवार, जो शरद पवार के भतीजे हैं, उन्हें डेप्यूटी सीएम की शपथ दिलवा दी। अजित ने क्लेम किया कि उसके पास सारे एनसीपी के एमएलएस का सपोर्ट है, लेकिन शरद पवार ने अजित को गद्दार बताया और एनसीपी के एमएलएस को कांटेक्ट करने लगे। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। ये सब ड्रामा 72 घंटों तक तो चला, जिसके बाद ये क्लियर हो गया कि अजित पवार के पास रिक्वायर्ड सपोर्ट तो नहीं है, जिसकी वजह से देवेंद्र फडणवीस और अजित दोनों को रिजाइन करना पड़ गया। जिसके बाद अजित वापस एनसीपी में आ गए और महाविकास अघाड़ी यानी एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बना ली और इस सरकार के सीएम बने उद्धव ठाकरे। तो जून 21, 2002 को एकनाथ शिंदे, जो शिवसेना के एक एमएलए थे, अचानक गायब हो गए और पता चला साथ ही और भी कई सारे एमएलए गायब हैं। पहले खबर आई कि ये सारे सूरत में देखे गए, फिर पता चला कि इन एमएलए को गुवाहाटी के एक होटल में रखा गया है। अब इन दो जगह में कॉमन बात क्या थी? दोनों जगह बीजेपी की सरकार थी। तो गुवाहाटी से एकनाथ शिंदे ने ऐलान कर दिया कि ये महाविकास अघाड़ी का अलायंस शिवसेना की आइडियोलॉजी के बिल्कुल खिलाफ है और वो ही असली शिवसेना है। इन एमएलए से बात करने के लिए 1-2 एमएलए और भेजे गए, लेकिन वो लोग भी वहां जाकर शिंदे शिवसेना के साथ हो गए। शिवसेना के पास इन टोटल 55 एमएलए थे, जिसमें से 37 ने एकनाथ शिंदे वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने बो एंड एरो वाला शिवसेना का सिंबल भी एकनाथ शिंदे वाले ग्रुप को दे दिया और बाद में उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को मशाल का सिंबल मिला। एकनाथ शिंदे ने मुंबई वापस आकर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली और खुद इस सरकार के सीएम बन गए। लेकिन जुलाई 2023 को फिर से ऐसा ही काम एनसीपी में भी हो गया, जब अजित पवार ने एनसीपी के 55 में से 40 एमएलए अपने साथ मिलाकर अपने आप को असली एनसीपी बता दिया और बीजेपी और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को ज्वाइन कर लिया। यानी अभी महाराष्ट्र में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा 2 एनसीपी
और 2 शिवसेना है। और आने वाले इलेक्शंस में मेन कैरेक्टर्स अभी भी वो पुराने 2 लोग ही हैं। एक तरफ बाला साहेब की लेगेसी को लेकर लड़ाई है और दूसरी तरफ 83 ईयर ओल्ड शरद पवार की राजनीतिक समझ का टेस्ट है। रुको तो इससे पहले कि मैं ये वीडियो निकालता, रिजल्ट्स आ गए और महाविकास अघाड़ी को काफ़ी बुरी हार मिली है और महायुति ने लैंडस्लाइड से ये इलेक्शन जीत लिया है। और मेरे ख्याल से ये बोलना गलत नहीं होगा कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे का पॉलिटिकल करियर एक काफ़ी बड़ी जेपडी में पड़ गया है, क्योंकि ना उनके पास अब अपनी पार्टी रही है, ना अपना पॉलिटिकल सिंबल रहा, और जो बचा कुचा पॉलिटिकल सपोर्ट था वो भी अब ख़त्म हो गया है। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। मैंने ऐसी कॉम्प्रहेंसिव वीडियोस बिल्कुल रिसेंटली बनाना स्टार्ट की है, सो योर फीडबैक विल बी रियली हेल्पफुल। एंड इफ यू लाइक द वीडियो तो इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करो और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।